This conference will now be recorded. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअह व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबह। आमीन या रब्बल आलमीन। اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. आइए फारस 8 का क्वेश्चन है ये। ऑपरेटिंग सेगमेंट। रोशनी लिमिटेड एक लिस्टेड कंपनी है और इंगेज है इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स। रोशनी लिमिटेड आरएल जनरेट करती है 30% अपना रेवेन्यू एक्सपोर्ट से और मिडिल ईस्ट में होती है, जिसमें से 60% एक कस्टमर से सेल होती है। हकीम लिमिटेड एचएल आरएल के वेरियस ऑपरेटिंग सेगमेंट्स हैं। एक्सटर्नल सेल के अलावा कुछ सेल इंटरनल सेल भी होती है, इंटर सेगमेंट सेल भी होती है। बड़ी तवज्जो से बातें समझनी है, इसी में से आपको एरर फाइंड आउट करने हैं। फॉलोइंग अमाउंट्स जो आपको प्रोवाइड की जा रही है वो एक्सट्रैक्टेड ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट का है। ईयर एंडेड है 30 जून 2020। अच्छा, अब ये देखेंगे इंफॉर्मेशन है रेवेन्यू की, ऑपरेटिंग सेगमेंट, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, टोटल एसेट्स, टोटल लायबिलिटीज। डिटेल्ड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को रिपोर्ट किया गया है और इंटरनली टू द चीफ ऑपरेटिंग डिसीजन मेकर हर सेगमेंट की। अच्छा, ताहम कुछ डिस्क्लोजर्स बनाए हैं ऑपरेटिंग सेगमेंट के ताकि इन्हें नोट्स में इंक्लूड किया जा सके फाइनेंशियल स्टेटमेंट के फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2020 के लिए। अब ऑपरेटिंग सेगमेंट है, स्पिनिंग का सेगमेंट है, वीविंग का सेगमेंट है और अदर सेगमेंट। टोटल बैलेंस किए हैं एक्सटर्नल रेवेन्यू, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, नेट इंटरेस्ट, प्रॉफिट बिफोर टैक्स और एसेट्स। और आपसे कहा गया है कि लिस्ट ऑफ एरर्स या ओमिशन। एरर का मतलब है कि अगर आपको लग रहा है कि डिस्क्लोजर में गलती है तो वो बताना है। आपको लग रहा है कि डिस्क्लोजर में ये बात शामिल होनी चाहिए, मौजूद नहीं है, वो भी बताओ। तो दो बातें बतानी है आपने, गलतियां भी बतानी है और जो ओमिशंस है वो भी बतानी है आपने सर। अच्छा, लेकिन रीड्राफ्टिंग नहीं करनी है आपने, मतलब आप दोबारा डिस्क्लोजर बना के हमें प्रोवाइड ना करें, वो रिक्वायरमेंट नहीं है। 8 नंबर का ये सवाल है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सर। अब जो आपके साथ जी जी अरहम साहब। सर इसमें तो ये तो IAS 8 से लेट नहीं करता, नहीं पूछा नहीं, ना इसमें। IAS 8 का नहीं है, ये प्योरली IFRS 8 का क्वेश्चन है। ठीक हो गया जी। अच्छा, अब हमें बताना है इसमें से कौन कौन सी इंफॉर्मेशन। पहली बात तो ये, आप देखेंगे आपके सामने इंफॉर्मेशन मौजूद है, ये एक्सट्रैक्ट मौजूद है। एक्सटर्नल रेवेन्यू, एग्जामिनर ने खुद क्वेश्चन में कहा कि कंपनी इंटर सेगमेंट सेल्स भी करती है। अब इंटर सेगमेंट सेल्स का भी तो डिस्क्लोजर बनता है, क्या वो मौजूद है बताइएगा मुझे। सबसे पहला पॉइंट आपने बताया इंटर सेगमेंट सेल्स नहीं है, वो भी तो बतानी चाहिए। इंटर सेगमेंट रेवेन्यू की इंफॉर्मेशन मौजूद नहीं है, ओमिट हुई हुई है। पहला पॉइंट क्लियर हो गया, किसी को कोई कंफ्यूजन? सब बातें क्लियर है जी। अच्छा, अब साथ ही साथ टेक्सटाइल टेक्सटाइल
एक ऑपरेटिंग सेगमेंट है स्पिनिंग, दूसरा ऑपरेटिंग सेगमेंट है वीविंग। अच्छा, एक्सटर्नल का टोटल कीजिएगा, कितना बन रहा है टोटल? 1010 प्लस 560, इन दोनों का सम करके मुझे बताइएगा। ये फिगर है 1570, यही फिगर बन रही है। जी सर यही है। अच्छा, 1570 ओवर 2530 मल्टीप्लाई बाय 100, कितने परसेंट इंफॉर्मेशन है? 62%। 62%। अब मुझे बताएं ये क्या 75% या उससे ग्रेटर तो होनी चाहिए ना? जी और सर। अगर ये 75% या उससे कम होती है तो फिर आपको पता है कि वो सेगमेंट जिसमें क्वांटिटेटिव थ्रेशोल्ड का क्राइटेरिया नहीं भी पूरा होता, लेकिन फिर भी हमें कुछ सेगमेंट्स को इंक्लूड करना पड़ता है ताकि ये परसेंटेज कम से कम 75% बन जाए। याद आ रही है आपको रिक्वायरमेंट? जी सर याद आ गया। यस सर, याद है। जी, ये सेकंड वन इसके अंदर इंफॉर्मेशन डिस्क्लोजर में ठीक नहीं हुई। ये भी बात क्लियर हो गई। अभी तक आपने देखे आपके सामने इंफॉर्मेशन मौजूद है, हम वहीं से सभी इंफॉर्मेशन डिटेक्ट करेंगे। अच्छा, अब नेक्स्ट, ये आप यहां तक बात क्लियर हो गई। अच्छा, अब देखेंगे आपके सामने डिस्क्लोजर है, एक एक आइटम को ना उसके फिगर के साथ कंपेयर करें। देखें, रेवेन्यू की फिगर 2530 एग्री, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 2050 एग्री, ये 455 प्रॉफिट बिफोर टैक्स, 455 प्रॉफिट बिफोर टैक्स एग्री, टोटल एसेट 1600, टोटल एसेट 1540 एग्री ही नहीं कर रहे, ये बैलेंस ही एग्री नहीं कर रहे। थर्ड वन पॉइंट, ये आप लोग ही देख रहे हैं, आपके सामने हो रही है। अच्छा, नेक्स्ट, टोटल लायबिलिटीज, लायबिलिटीज का तो बताया ही नहीं हुआ, लायबिलिटीज का तो कॉलम ही नहीं है, वो भी मिसिंग। फोर्थ वन, ये आपके सामने इंफॉर्मेशन, कितना आसान सवाल है। अच्छा, अब इसके बाद नेक्स्ट, एक्सपेंस का जब डिस्क्लोजर बनाना सिखा रहा था तो बताया था कि इंटरेस्ट एक्सपेंस को सेपरेट रिकॉर्ड करते हैं, इंटरेस्ट इनकम सेपरेट बताई जाती है कि इंटरेस्ट एक्सपेंस कितना था, इंटरेस्ट इनकम कितनी थी, नेट ऑफ नहीं किया जाता। ये तो नेट ऑफ करके बता रहा है सारी इंफॉर्मेशन। सॉरी, फिफ्थ वन पॉइंट, जी बात क्लियर हुई यहाँ पे? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? अच्छा, अब जब हम लोगों ने डिस्क्लोजर्स की काफी हद तक रिक्वायरमेंट पड़ी थी तो हमने कहा था जी सॉरी, जियोग्राफिकली, जैसे कहा ना एक्सपोर्ट्स की जा रही है, जियोग्राफिकल डिस्क्लोजर्स प्रोवाइड किए जाते हैं, तो प्रोवाइड ही नहीं किए गए। आई थिंक सो ये 6th है पॉइंट। सर ये ओमिशन हो गया ना फिर? जी बिल्कुल 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 ऐसा ही है। अच्छा, अगर कोई मेजर कस्टमर हुआ उसकी भी तो इंफॉर्मेशन देनी है, और मेजर कस्टमर है एचएल, मेजर कस्टमर है, इसका भी तो डिस्क्लोजर बनाना था। मेजर कस्टमर, सिग्निफिकेंट, सही है। 6 पॉइंट दोबारा बताइएगा। 6th पॉइंट ये है, आईएफआरएस 8 की रिक्वायरमेंट में जब हम डिस्क्लोज कर रहे होते हैं इंफॉर्मेशन को तो जियोग्राफिकली भी हम बाइफरकेट करते हैं, उसका भी डिस्क्लोजर प्रोवाइड करते हैं। सिग्निफिकेंट कस्टमर्स है उसकी इंफॉर्मेशन भी प्रोवाइड करते हैं। ठीक हो गया जी? सर ठीक सर। सर ये जो टोटल एसेट्स टैली नहीं कर रहे, ये भी इसको बताना है कि हमने ये भी नहीं टैली कर रहे। जी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, टोटल एसेट्स टैली नहीं कर रहे, वो तो हमने पॉइंट आउट कर दिया ना, वो तो हमने पॉइंट पहले ही डिटेक्ट कर लिया।
जी बात क्लियर हो गई जी आपको? यस सर, क्लियर है। चलें जी बच्चे, इसके अलावा कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन के बारे में हम कह सकते हैं कि अब ये जो मेजर कस्टमर को सेल हो रही है, जैसे एचएल की सेल है, उसको वो स्पेसिफिकली सेपरेट डिस्क्लोज करे, बताए, ये डिस्क्लोजर की रिक्वायरमेंट है। ठीक हो गया जी। डेप्रिसिएशन हो गया, अमोर्टाइजेशन, मटेरियल आइटम है उसको सेपरेटली बताना है। इसके अलावा कोई और मटेरियल आइटम हुई तो वो भी आपको बतानी है, तो वो भी 2 पॉइंट्स बना देते हैं जी। 8th वन, डेप्रिसिएशन एंड amortization. Material items. सर जी ये फिगर्स हमने, ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन हमने कहां से पिक की है? ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट, आईएफआरएस 8 के डिस्क्लोजर की रिक्वायरमेंट से हमने ये बातें पिक की हुई हैं। हो गया जी यहाँ तक क्लियर? अच्छा अब एग्जामिनर के कमेंट्स इस पे क्या है जी? अरहम भाई क्या कहना चाह रहे हैं आप? सर मैं कह रहा था कि मेरे पास 8 इकट्ठे हुए हैं पॉइंट्स, तो एक जो मिसिंग है वो मैं कंफर्म करना चाह रहा था कौन सा। हाँ नहीं कोई मसला नहीं है, कोई मसला नहीं, प्रैक्टिस करते जाए। देखिए 75% रेवेन्यू थ्रेशोल्ड नहीं चेक किया, ये थी बच्चों की मिस्टेक। ओमिशन ऑफ डिस्क्लोजर ऑन इंफॉर्मेशन अबाउट जियोग्राफिकल एरिया, वो बच्चे पिक नहीं कर पाए। और इंफॉर्मेशन अबाउट मेजर कस्टमर्स, कि उसकी सेल को भी रिपोर्ट करना था, वो भी नहीं बता पाए। तो ये देख ले, ये आप लोगों से अब दोबारा गलती ना हो, इस जैसा सवाल, इस किस्म का क्वेश्चन अगर आपको एग्जाम में आए, एग्जामिनर पूछे, तो ये गलती आपसे ना हो। ठीक हो गया जी? अच्छा जी, अब नेक्स्ट कुछ एमसीक्यूज हैं क्वेश्चन 4 में, हम उसको सॉल्व करना शुरू करते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 4, कंप्लीट पास्ट पेपर्स विद सॉल्यूशन, एग्जामिनर कमेंट्स एंड मार्किंग स्कीम आईकैप के। मैंने आप लोगों के साथ एक फाइल बना के शेयर की हुई है, काइंडली उसको देखिएगा। ठीक है, सिलेक्ट करनी है मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन जो अवेलेबल है ईच ऑफ द फॉलोइंग एमसीक्यूज में इन रिलेशन टू आईएएस 21। आईएएस 21 के मुताबिक कौन सी बात ठीक है? एक्सचेंज गेन या लॉस जो अराइज होगा रीट्रांसलेशन मॉनिटरी आइटम के ऊपर, वो ओसीआई में रिकॉर्ड किया जाता है। ये तो बात गलत है, ये तो ठीक नहीं है, रॉन्ग है। नॉन मॉनिटरी आइटम्स को कैरी किया जाए अगर फेयर वैल्यू पे, उसके ऊपर फेयर फॉरेन करेंसी रीट्रांसलेशन हम तब करते हैं जब फेयर वैल्यू को मेजर करते हैं। बिल्कुल ठीक बात है, ये सही ऑप्शन। इनटेंजिबल एसेट मॉनिटरी आइटम है, नहीं नॉन मॉनिटरी आइटम होती है। नॉन मॉनिटरी आइटम्स को कैरी किया जाता है एट कॉस्ट इन अ फॉरेन करेंसी, आर रीट्रांसलेटेड एट रिपोर्टिंग डेट। नहीं, जो कॉस्ट पे रिकॉर्ड की जाती है उन्हें रीट्रांसलेट किया ही नहीं जाता, जो फेयर वैल्यू पे मेजर की जाती है उन्हें रीट्रांसलेट किया जाएगा। और किस दिन किया जाएगा? एट द टाइम ऑफ फेयर वैल्यूएशन। तो पहला क्वेश्चन तो हमने सॉल्व कर लिया। ठीक हो गया जी बच्चे? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, एक एंटिटी ने एक्वायर की प्रॉपर्टी लीज पे, नॉन कैंसिलेबल पीरियड 3 इयर्स के लिए। लीज की पेमेंट होगी सेमी एनुअली और एरियर्स में होगी। फर्स्ट ईयर बिगिनिंग फ्रॉम फर्स्ट ईयर, व्हाट वुड बी द इंपैक्ट ऑफ दिस ट्रांजैक्शन? इसका क्या इंपैक्ट होगा इस ट्रांजैक्शन का लेसी के करंट और गेयरिंग रेशियो के ऊपर? अपॉन कमेंसमेंट ऑफ लीज, जब लीज शुरू होगी, लीज की कमेंसमेंट की वजह से। ठीक है जी, अब आप जल्दी से मुझे पिक करके बताइएगा क्या इंपैक्ट होगा। सर बी। An entity acquire property जी on lease। जी अच्छा आप देखिए, आपको याद होगा ना लीज लायबिलिटी। अब तवज्जो से बात सुनिए, लीज लायबिलिटी के 2 पोर्शन करते हैं। एक होता है करंट पोर्शन, करंट पोर्शन को रिकॉर्ड किया जाता है करंट लायबिलिटी में, याद है ना आपको?
अच्छा, अब करंट रेशो का फॉर्मूला होता है करंट एसेट ओवर करंट लायबिलिटी। अगर करंट लायबिलिटी डिनोमिनेटर की वैल्यू बढ़ जाए तो बताएं ये ओवरऑल रेशियो डिक्रीज करेगी इंक्रीज करेगी? जल्दी से बताना आप लोगों ने। डिक्रीज करेगी। शाबाश, इसका मतलब है ये सी और डी के ऑप्शन तो गलत होगी। इंक्रीज करंट रेशियो, इंक्रीज इन करंट रेशियो। ठीक हो गया। गेयरिंग रेशियो है लॉन्ग टर्म फंड्स। तो आपके लिए ऑप्शन क्या है? गेयरिंग रेशियो बढ़ेगा, डेट की अमाउंट बढ़ेगी या कम होगी? बढ़ जाएगी सर, बी बढ़ जाएगी, इंक्रीज करेगी। ये बी ऑप्शन है, बीटा ऑप्शन है, ए ऑप्शन नहीं है। वैसे इस सही हो एमसीक्यू गया? में थोड़ा सा प्रायर नॉलेज के साथ टच किया रेशियो। जी बिल्कुल ठीक हो गया। करंट रेशियो डिक्रीज कर रही है और गेयरिंग रेशियो बढ़ रही है। तो ये बड़ा अच्छा एमसीक्यूज है, रिवीजन लेवल एमसीक्यूज है। अच्छा जी बच्चे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। अच्छा बच्चे, फजल लिमिटेड ओन्स अ हर्ड ऑफ काउस 36 मिलियन। बड़ा इंटरेस्टिंग, इसका आंसर आप लोगों ने देना मुझे। IAS 41 उसका क्वेश्चन पूछने वाला है 1 जनवरी 2019 को, और ये इन काउस की फेयर वैल्यू है 50 मिलियन और इस पे कमीशन है 4%, वुड बी पेएबल अपॉन सेल। अच्छा, आपने वर्किंग करके जरा मुझे बताना है। कहता है करेक्ट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगी इन काउस की 31 दिसंबर 2019 को अकॉर्डिंग टू IAS 41। ठीक हो गया जी, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? अच्छा, अब मैं इसकी वर्किंग यहीं पे कर रहा हूं आपके सामने, आप मुझे गाइड करते जाइएगा। सबसे पहले मैं फेयर वैल्यू कैलकुलेट करूंगा किस डेट पे? 31 दिसंबर 2019 पे। बात क्लियर हुई? किस डेट पे? 31 दिसंबर 2019 पे। अच्छा जी, मुझे बताइएगा 31 दिसंबर 2019 पे इसकी वैल्यू कितनी बन रही है? 50 मिलियन वैल्यू है। अच्छा, 4% कमीशन है, आपको पता है फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। अब इसका हम क्या तरीकाकार बनाते थे? 100 में से उतने परसेंट माइनस कर दिया करते थे, 50 का 96%। अच्छा, 1 जनवरी 2019 पे ये फिगर है 36 मिलियन, इसका भी 96%। इनका डिफरेंस बता दीजिएगा मुझे। जल्दी कीजिएगा जल्दी। 13.44। फर्स्ट वन की फिगर क्या है? 50 मिलियन का 96%। सर 48। 48। यहां तक बात क्लियर हुई है जी? कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है? सब बातें क्लियर हैं जी? अच्छा, अब सर ये कमीशन तो सिर्फ सेल पे नहीं है? पढ़ लेते हैं। अगर तो सिर्फ कमीशन सेल का उसने बताया वुड बी तो सेल पे ही पेएबल है सर। अपॉन सेल है। चलें जी, ये फिगर हम 36 अज्यूम कर रहे हैं। वैसे आपको पता है फेयर वैल्यू लेस अल्टीमेट कॉस्ट टू सेल पे मेजर किया जाता है। ठीक है, हम इस असम्पशन के साथ कि जी ये सेल पे ही है। अच्छा, लेस करें, क्या फिगर है? 12 मिलियन। ठीक हो गया जी। अब हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है एग्जामिनर, कहता है इनको होल्ड करेंगे 36 मिलियन पे 31 दिसंबर। नहीं, ये बात तो गलत है, ठीक नहीं है। रीमेजर करेंगे 50 मिलियन पे और 14 मिलियन का गेन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में रिपोर्ट करेंगे। जी 14 मिलियन का तो गेन ही नहीं बना। रीमेजर करें 48 मिलियन पे, ये बात ठीक है, और गेन 12 मिलियन का है। कहां रिपोर्ट करेंगे? अदर कंप्रीहेंसिव इनकम में। नहीं,
इसका गेन तो अदर कंप्रीहेंसिव इनकम में नहीं रिकॉर्ड होता, प्रॉफिट एंड लॉस में रिकॉर्ड होता है। रीमेजर करें 48 मिलियन पे, गेन 12 मिलियन का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में रिकॉर्ड करें, डी डेल्टा ऑप्शन। तो थर्ड वन, ये भी बात क्लियर होगी। चले जी नेक्स्ट, IFRS 16, विच ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ द कंडीशन, इनमें से कौन सी कंडीशन है IFRS 16 की जो क्लासिफाई करने के लिए जरूरी है कि ये लीज है या नहीं। जी, lessee has the right to obtain substantially all the economic benefit from the use of the asset, ये बात तो ठीक है, ये बात तो बिल्कुल ठीक है। The lease term covers substantially all of the economic life, ये कोई कंडीशन नहीं। Lessor has substantive right of substitution, नहीं, ये बात तो हमने कभी नहीं पढ़ी। Lessor has the right to direct the use of the asset, नहीं, ये भी ठीक नहीं है। तो सिर्फ एक ही ऑप्शन है, ए, अल्फा ऑप्शन। नेक्स्ट, Which of the following is not a disclosure requirement, नहीं है disclosure requirement फिफ्थ शेड्यूल की। Distinction between capital and revenue reserves, ये तो करने की रिक्वायरमेंट है, करना है आपने। जनरल नेचर ऑफ अनअवेल्ड क्रेडिट फैसिलिटी, नहीं, ये बात तो हमने कहीं नहीं पढ़ी। कैपेसिटी ऑफ एन इंडस्ट्रियल यूनिट, ये तो मैंने आपको बताया होगा कि जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है उसकी आपको बतानी होती है प्रोडक्शन कैपेसिटी कितनी है, और आपको शायद याद होगा बनाना लिमिटेड के क्वेश्चन में हमने ये बात लिखी भी हुई है, याद है ना आपको ये बात। अच्छा, मैंने आपको फाइनल अकाउंट का फॉर्मेट दिया था और उसमें एक चीफ एग्जीक्यूटिव की सैलरी कितनी है, डायरेक्टर्स की कितनी है, एग्जीक्यूटिव्स की कितनी है, वो भी आपको रेम्यूनरेशन बतानी होती है। तो ये तो रिक्वायरमेंट है, ये भी रिक्वायरमेंट है। कौन सी रिक्वायरमेंट नहीं है? रिक्वायरमेंट कैपेसिटी ऑफ एन इंडस्ट्रियल यूनिट की रिक्वायरमेंट नहीं थी। जी, बात क्लियर हो गई ये भी। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन अकॉर्डेंस, जी जी सर बी ऑप्शन नहीं है इसका सही? जी, बी ऑप्शन ही है, वो स्क्रीन मूव कर गई, ओ सॉरी, ये बी ऑप्शन है, ये ऑप्शन, जनरल नेचर ऑफ एनी अनअवेल्ड क्रेडिट फैसिलिटी, ये ऑप्शन। जी नेक्स्ट वन, सिक्स वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इन अकॉर्डेंस विद IAS 21, फॉरेन करेंसी, फंक्शनल करेंसी और प्रेजेंटेशन करेंसी सेम होनी चाहिए, ये बात गलत नहीं है। चीजें ये गलत है। प्राइमरी इकोनॉमिक इन्वायरमेंट की इकोनॉमिक इन्वायरमेंट की होती है, प्रेजेंटेशन करेंसी जिसमें हम रिपोर्ट कर रहे होते हैं, जरूरी नहीं है सेम हो। फंक्शनल करेंसी और प्रेजेंटेशन करेंसी एंटिटी की मस्ट बी डिफरेंट, ये भी जरूरी नहीं है, सेम भी हो सकती है, डिफरेंट भी हो सकती है। फंक्शनल करेंसी एक एंटिटी की आइडेंटिफाई की जाती है इन्वायरमेंट के लिहाज से, ये बात तो ठीक है। फंक्शनल करेंसी एक एंटिटी की आइडेंटिफाई की जाती है बाय रेफरेंस टू फंक्शनल करेंसी ऑफ इट्स पेरेंट एंटिटी, नहीं, उस कंपनी की इन्वायरमेंट के लिहाज से आइडेंटिफाई की जाती है, ना कि उसकी पेरेंट कंपनी की इन्वायरमेंट के लिहाज से। ये बात तो बिल्कुल गलत है। जी, बात समझा पाए हो? अगेन IAS 41 का क्वेश्चन है, चेंज इन फेयर वैल्यू, फेयर वैल्यू अगर चेंज हो जाए ऑफ अ हर्ड ऑफ लाइफ स्टॉक, अप्लाइज होगा, बिल्कुल होगा, ये बात तो बिल्कुल सही है। लॉग्स हेल्ड फॉर सेल इन अ वुड यार्ड, नहीं, वो तो इन्वेंट्री है। कॉस्ट ऑफ डेवलपिंग अ न्यू टाइप ऑफ क्रॉप सीड, ये नहीं, कॉस्ट ऑफ डेवलपिंग, ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट की कॉस्ट हो सकती है। कॉस्ट ऑफ मेकिंग इरिगेशन सिस्टम, इरिगेशन सिस्टम भी इसकी स्कोप में नहीं आता, ठीक हो गया। वो IAS 16 के तो स्कोप में आ सकता है, लेकिन इसके स्कोप में नहीं आता। तो चेंज इन फेयर वैल्यू ऑफ अ हर्ड ऑफ लाइफ स्टॉक, क्योंकि हम बायोलॉजिकल एसेट को डिफाइन करते हैं, हम कहते हैं ना बायोलॉजिकल एसेट ऑल लिविंग एनिमल्स एंड प्लांट्स, तो उनकी फेयर वैल्यू अगर चेंज हो जाए वो IAS 41 के स्कोप में है, उस पर अप्लाई होगा। सर ये जी, लॉग्स किसे कहते हैं? ये वुड के लिए ना, ठीक सही है, सही। लकड़ी के लिए। यू आर वर्किंग इन फाइनेंस डिपार्टमेंट, आप फाइनेंस डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं कामयाब मोटर्स लिमिटेड के लिए, जो कि लिस्टेड कंपनी है। ड्राफ्ट रिजल्ट KML के ईयर एंडेड
आर इनकरेजिंग एंड आर लाइकली टू इंक्रीज, बहुत इनकरेजिंग है, बहुत प्रॉफिटेबल है। और केएमएल की शेयर की प्राइसेस बढ़ रही हैं पब्लिक अनाउंसमेंट की वजह से। आपका बेस्ट फ्रेंड लाइकली टू इंक्रीज, बढ़ेगी, पब्लिक अनाउंसमेंट होगी तो शेयर की कीमतें बढ़ जाएंगी, अभी बढ़ी नहीं है, जैसी अनाउंसमेंट होगी वैसे ही शेयर की कीमतें बढ़ जाएंगी। आपका बेस्ट फ्रेंड is heavily in debt and has recently asked for your assistance. उसने कर्ज लिया हुआ है, मकरूज है। He has helped you on numerous occasions in the past. उसने आपके माजी में बहुत मदद किया, अब उसके ऊपर बोझ है कर्ज का, आप उसकी मदद करना चाह रहे हैं। In the context of ICAP's code of ethics, you should, आपको क्या करना चाहिए? कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन को मेंटेन करना चाहिए, केएमएल के रिजल्ट्स को। However, you can buy KML के शेयर, आप क्या कर सकते हैं? बाय कर सकते हैं KML के शेयर, उसके गेन को इस्तेमाल करने के लिए। अपॉन डिस्पोजल टू हेल्प योर फ्रेंड, ताकि आप अपने फ्रेंड की मदद कर सके। जी हमने पढ़ा है कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन में क्या, you should have respect the confidential information acquired as a result of professional or business relationship. You are not allowed to use this information for personal benefit or for the benefit of an other person. ना इसको अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए, ना किसी और के बेनिफिट के लिए आप इस्तेमाल नहीं कर सकते इसे। तो ये बात तो ठीक नहीं है। आपको चाहिए आप अपने फ्रेंड को बता दें केएमएल के रिजल्ट के बारे में, और उसको फैसला करने दें क्या आया उसे शेयर्स खरीदने चाहिए या नहीं। कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन जो पब्लिकली अवेलेबल ही नहीं है वो बतानी ही नहीं है आपने किसी को। कॉन्फिडेंशियल को मेंटेन करें अबाउट केएमएल्स रिजल्ट बाय ऑल मींस, किसी भी तरह से आपने किसी को डिस्क्लोज नहीं करना, ये तो बात ठीक है ना। कॉन्फिडेंशियलिटी को मेंटेन करें केएमएल्स के रिजल्ट्स, बट जस्ट टेल योर फ्रेंड टू बाय, बताना नहीं है उसे कुछ भी, लेकिन उसे क्या बस तू शेयर्स खरीद ले और समझ जा बस। नहीं, आप ये भी नहीं कह सकते उसे, ये भी कहा तो आपने कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन शेयर कर दी। ठीक हो गया जी जनाब, यहां तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? कोई सवाल पूछना चाहते हैं जी? नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सर सेक्शन बी। जी अरहम साहब। सर अगर इसमें वो ऑप्शन देता है कि बताएं कौन सा थ्रेट है, कि अगर वो अपने फ्रेंड की हेल्प कर देगा, तो इसमें हम उसको क्या बताएंगे? जी इसमें सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट है ना, आप अपने दोस्त के लिए कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज कर रहे हो और थ्रेट आ रहा है ऑन कॉन्फिडेंशियलिटी। सिचुएशंस पर डिपेंड करता है कि हम लोगों को कैसे फाइंड आउट करना है। तो इसके मैंने तो अच्छे खासे क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस में करवाए हुए हैं, अगर आप देखेंगे तो हमें बड़ी आसानी से, खास तौर पे फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग 2 के एथिकल पोर्शन में बड़ी इजीली हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि कौन कौन से थ्रेट्स मौजूद हैं। ठीक है जी। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5 कंसोलिडेशन का लॉन्ग क्वेश्चन है, सेक्शन बी का पोर्शन शुरू हो गया होगा। जी ये किस साहब ने कहा जी? स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम आ गई है जी, स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम जो आप लोग चाहते थे। अच्छा जी बच्चे, फॉलोइंग अमाउंट्स आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द रिकॉर्ड्स ऑफ मंजिल लिमिटेड एमएल, हिम्मत लिमिटेड और कोशिश लिमिटेड, ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2019 है जी। अच्छा, ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन मौजूद है, सेल्स की भी इंफॉर्मेशन, कॉस्ट ऑफ सेल्स की भी, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, अदर इनकम, फाइनेंस कॉस्ट और रिटेन अर्निंग का बैलेंस। एडिशनल इंफॉर्मेशन में डिटेल्स मौजूद है एमएल की इन्वेस्टमेंट कुछ इस तरह से। 1 अगस्त 2015 को 25% होल्डिंग है, इन्वेस्टी केएल, शेयर कैपिटल 400 मिलियन। 1 मई 2019 को होल्डिंग है 60%, इन्वेस्टी एचएल और 600 मिलियन। अब मेरा आपसे सवाल है, अब मुझे बताइएगा 25% होल्डिंग है, एक कंपनी एमएल है
वो KL में 25% होल्डिंग कर रही है, तो बताइएगा ये इसकी एसोसिएट नहीं बन गई? चीज एसोसिएट। अच्छा, आप दूसरी तरफ यकम में 2019 को 60% होल्डिंग है HL में, क्या सब्सिडी। सब्सिडरी, शाबाश, मोर देन 50% वोटिंग पावर। अच्छा, अब कंसिडरेशन एक्विजिशन के वक्त HL के शेयर एक बिल्डिंग ML ने ट्रांसफर की जिसकी कैरिंग वैल्यू 150 मिलियन है और फेयर वैल्यू 226 मिलियन। डिस्पोजल बिल्डिंग की रिकॉर्ड हुई है कैरिंग वैल्यू, सॉरी, इश्यूएंस है 16 मिलियन के ऑर्डिनरी शेयर्स एक महीने के बाद एक्विजिशन डेट से। मार्केट प्राइस ML के शेयर की डेट ऑफ एक्विजिशन पे 30 रुपए पर शेयर है, जबकि मार्केट प्राइस इंक्रीज होके 32 रुपए हो गई जब शेयर इशू किए गए। ठीक हो गया। अभी क्वेश्चन सॉल्व करवाता हूँ, सारी की सारी वर्किंग करके आपको समझाऊंगा। नेक्स्ट वन, डेट ऑफ एक्विजिशन पे HL कैरिंग वैल्यू ऑफ इट्स नेट एसेट्स, इसके नेट एसेट्स की कैरिंग वैल्यू उसकी फेयर वैल्यू के इक्वल है सवाए एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के जिसकी कैरिंग वैल्यू और फेयर वैल्यू में 60 मिलियन का डिफरेंस है और रिमेनिंग लाइफ है 8 इयर्स। कितनी लाइफ है रिमेनिंग? 8 इयर्स। अभी इसकी वर्किंग करते हैं। कंटिंजेंट एसेट 50 मिलियन के HL की फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इन्हें डिस्क्लोज किया गया है और इसकी एस्टिमेटेड फेयर वैल्यू है 15 मिलियन। ईयर एंड पे ये कंटिंजेंट एसेट डिस्क्लोज किए हुए HL की फाइनेंशियल स्टेटमेंट में 46 मिलियन, तो इसको तो डिस्क्लोज करते हैं हम, कंसोलिडेटेड में भी इसे रिकॉर्ड नहीं करते। इंपेयरमेंट टेस्ट ईयर एंड पे ये इंडिकेट कर रहा है कि HL की गुडविल इंपेयर हो गई है बाय 10%। HL की गुडविल इंपेयर हो गई है कितने से? 10% से। 15 अगस्त 2019 को HL और KL ने 5% डिविडेंड दिया हाफ ईयरली 30 जून 2019। ML ने रिकॉर्ड किया इसका शेयर अदर इनकम में, दोनों की तरफ से। 30 जून 2019 को KL ने मशीन बेची है, कैरिंग वैल्यू 60 मिलियन है, ML को 68 मिलियन की। KL कौन है? एसोसिएट। किसको सेल कर रहा है? पेरेंट। 68 मिलियन की। रिमेनिंग लाइफ डिस्पोजल के वक्त 5 इयर्स। उसके बाद जी 15 नवंबर 2019 को HL ने KL ने परचेज किए 600,000 400,000 ऑर्डिनरी शेयर जज्बा लिमिटेड के और कितने में? 150 रुपए प्लस 2% ट्रांजैक्शन कॉस्ट। HL और KL ने क्लासिफाई किया इन्वेस्टमेंट फाइनेंशियल एसेट की फेयर वैल्यू थ्रू OCI अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। ये IFRS 9 का को कॉन्सेप्ट दोबारा रीमेजर नहीं किया गया ईयर एंड पे। मार्केट प्राइस JL के शेयर की 138 है ईयर एंड पे। टोटल शेयर कैपिटल JL का 20 मिलियन शेयर। ये आपके सामने इंफॉर्मेशन है। अच्छा, अब वन बाय वन वर्किंग भी करता जाऊंगा और आप लोगों को साथ साथ समझाता भी जाऊंगा ताकि ज्यादा टाइम ना लगे, कम टाइम में हम ज्यादा अच्छे तरीके से करें। अगर मैंने साथ ही पूरे का पूरा एनालिसिस किया फिर उसके बाद जब सॉल्व करूंगा तब करना पड़ेगा तो टाइम लग जाएगा। पहले मैं आपको एक दफा रीडिंग कर रहा हूँ, फिर साथ साथ क्वेश्चन सॉल्व करता जाऊंगा, वर्किंग यहीं पे शो करवा दूंगा इसकी। ML मेजर कर रहा है नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट को प्रोपोर्शनेट शेयर ऑफ एक्वायरीज नेट आइडेंटिफाइबल एसेट्स। अब रिक्वायरमेंट क्या है? कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस एंड अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम बनानी है ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2019। ये आपके सामने रिक्वायरमेंट। अब इस रिक्वायरमेंट को फॉलो करते हुए हमें स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम बनानी है जी। तो स्टार्ट कर रहे हैं जी हम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस एंड अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम कंसोलिडेटेड। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले इसका नाम क्या है जी? ML। कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस एंड अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। जो क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन लिखी मैंने उसी पैटर्न पे जो रिक्वायरमेंट थी वही लिख दिया। अभी यही काम किया करें फॉर द ईयर एंड डेट। अच्छे तरीके से अतीक साहब इसको जरा समझिएगा। फॉर द ईयर एंड डेट, डेट क्या है? दिसंबर 31 2019। अच्छा, अब मुझे कॉलम्स बनाने हैं। एक कॉलम मुझे बनाना है पेरेंट के लिए, तो सबसे पहले ML का कॉलम मैं जरा इस तरफ बना रहा हूं, ML का कॉलम। अच्छा, साथ ही सब्सिडरी का कॉलम। सब्सिडरी के लिए क्या नाम यूज हुआ है? ML। और सब्सिडरी के लिए क्या वर्ड है जी? KHL। KL तो एसोसिएट थी। अच्छा जी, नेक्स्ट एडजस्टमेंट्स। और ये कंसोलिडेटेड फिगर। ये है जी हमारे सामने सारी की सारी इंफॉर्मेशन। ठीक हो गया जी? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है यहां तक? अच्छा, सारी की सारी इंफॉर्मेशन किस में ले रहे हैं? रुपीज इन मिलियन थाउजेंड्स। किस में इंफॉर्मेशन है जी? मिलियंस। जी रुपीज इन मिलियन में जी, मिलियन में इंफॉर्मेशन। अब साथ साथ देखिएगा, मैं वर्किंग पेज पे क्वेश्चन पे करूंगा ताकि आप लोगों के लिए दिक्कत ना हो। अच्छा, मुझे पहले फॉर्मेट बनाना है। मैं फॉर्मेट बनाने वाला हूँ। फॉर्मेट बनाते हुए सबसे पहले तो जो फिगर, जो प्रेजेंटेशन शो यू, या वही लिख रहा हूं। सबसे पहले सेल्स, नेक्स्ट वन कॉस्ट ऑफ सेल्स, ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक हो गया जी? सेल्स, कॉस्ट ऑफ सेल्स, ग्रॉस प्रॉफिट। अच्छा जी, उसके बाद ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ठीक हो गया जी? जो हेडिंग यूज की हुई है मैं वही हेडिंग यूज कर रहा हूं, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी लिखा जा सकता है, या हम सिंपल अगर उस हेड अदर इनकम है, अदर इनकम लिख देते हैं। अच्छा, अब यहां पे मुझे एक ऐड खुद से ऐड करना है। वो क्या है? शेयर ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट का शेयर किसकी तरफ से? फ्रॉम एसोसिएट की तरफ से। लाइन आइटम है, देख लिया हमने, उसका कोई कॉलम नहीं बनाया। हमने ये नहीं किया कि उसकी भी सेल्स हम कंसोलिडेटेड के अंदर पेरेंट और सब्सिडरी के साथ ऐड किए जा रहे हैं। हम ऐसा नहीं कर रहे। उसकी एक लाइन आइटम, उसकी प्रॉफिट की वर्किंग करेंगे, वो लाइन आइटम में ऐड कर देंगे। इसके बाद जो एडिशनल इंफॉर्मेशन है वो है फाइनेंस कॉस्ट, और फिर उसके बाद प्रॉफिट फॉर द ईयर, फाइनेंस कॉस्ट, और ये प्रॉफिट फॉर द ईयर। प्रॉफिट फॉर द ईयर के बाद अदर comprehensive इनकम। इसके लिए मैं स्पेस, उसके बाद जब हम वर्किंग कर लेंगे फिर लिख लेंगे टोटल, और यहाँ पे टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। ठीक हो गया जी?
अब सबसे पहले जो पेरेंट की इंफॉर्मेशन है वो हमें लिखनी है। 800 सेल्स, 800 सेल्स की फिगर, कॉस्ट ऑफ सेल्स की फिगर कितनी अमाउंट मौजूद है, 800 हमने लिख ली फिगर। कॉस्ट ऑफ सेल्स 540, कॉस्ट ऑफ सेल्स की फिगर 540, डिडक्ट करें 800 में से 540, बैलेंसिंग फिगर जल्दी से बताइएगा मुझे, 60, 7 में से 5 260 जी 260 मुझे चलें जी, जज़ाकुमुल्लाह खैर। अच्छा बच्चे, उसके बाद ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है 114, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है 114, ये डिडक्ट कर दिए, ठीक हो गया जी। अदर इनकम कितनी अमाउंट है, अदर इनकम है 41, अदर इनकम 41, शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम एसोसिएट एडजस्टमेंट में लिख देंगे फाइनेंस कॉस्ट, फाइनेंस कॉस्ट की फिगर है 20, ये फिगर हमने 20 की ये लिख दी, ये माइनस में आ गई। प्रॉफिट फॉर द ईयर की फिगर बता दीजिएगा, प्रॉफिट फॉर द ईयर की फिगर नहीं लिखी हुई यहाँ पे जी, टोटल करके आप बताइएगा। 167 167 जी, यहां तक बात क्लियर हो गई जी, किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है यहाँ तक। अच्छा, अब वन बाय वन याद कीजिएगा मेरी बातें, अतीक साहब, अब्दुल रहमान साहब, बाकी सब लोग भी अच्छे से समझना। ये है सब्सिडरी, याद रखिएगा सब्सिडरी की इंफॉर्मेशन लिखने से पहले इसकी एक्विजिशन डेट पे आना है आपने, तवज्जो से देखना है कि कहीं इसकी एक्विजिशन डेट मिड ऑफ द ईयर तो नहीं है, ड्यूरिंग द ईयर तो नहीं, अगर है तो फिर हमें प्रोपोर्शनेट फिगर्स लिखनी है। अच्छा, आप देखिए सब्सिडरी ये आ गई हमारे सामने, सब्सिडरी यकम में 2019, अब आप मुझे बताएं यकम में 2019 से लेकर 31 दिसंबर 2019 तक, तो मिड ऑफ द ईयर पूरे 12 माह तो नहीं बन रहे, तो ये कितने मंथ्स की फिगर बनती है जी, यकम में मई 8 जून महीने की जी 8 महीने की, तो हम क्या करेंगे 8/12 करेंगे, हर फिगर मल्टीप्लाई करेंगे, हमें प्रोपोर्शनेट फिगर लिखनी। तो अब मेरी मदद कीजिएगा, सबसे पहले सेल्स की फिगर 315, 8/12 करें 210 210। अतीक साहब, अब्दुल रहमान साहब, साथ साथ वर्किंग करते जाए, कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, मैं बहुत स्लो मोड में आपको क्वेश्चन करवा रहा हूँ। उसके बाद 180 कॉस्ट ऑफ सेल्स, इसका भी 120 आ गया, 120 बिल्कुल ठीक हो गया जी, 120, ये फिगर 210 में से 120 90। अच्छा जी, 90 अगेन जी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 60, 8/12 40 40। अदर इनकम की फिगर गिवन है नहीं, इसकी फिगर गिवन नहीं है। अच्छा जी, फाइनेंस कॉस्ट 12, 8 आ गई, प्रॉफिट की फिगर 42 जी, यहाँ तक बात क्लियर हो गई जी आप लोगों को, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है यहाँ तक, सब बातें क्लियर है जी। चलें जी, क्लियर है अब सर, हमने क्लियर एडजस्टमेंट में कौन कौन सी इंफॉर्मेशन हमने कंसीडर करनी है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते जाते हैं, साथ साथ वर्किंग में यहीं पे करता जाऊंगा। चले जी, अब तवज्जो कीजिएगा, सबसे पहली वर्किंग हमें वर्किंग करनी है, हमें सबसे पहले कैलकुलेट करना है गुडविल की फिगर कितनी है। मैं स्टेटमेंट फॉर्म से गुडविल कैलकुलेट करने लगा हूं, जैसे मैंने आपको एमसीक्यू सॉल्व करते हुए तरीका सिखाया था। अच्छा, अब उसका तरीका क्या होता था, हम सबसे पहले लेते थे कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, याद आ रही है आपको। अब कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट में दो तरह की इन्वेस्टमेंट है, पहली बात तो ये कि बिल्डिंग कॉस्ट में पे की गई है, बिल्डिंग की कॉस्ट वो फेयर वैल्यू पे लेते हैं, अगर एसेट हो तो एसेट को एट फेयर वैल्यू 226। अच्छा, शेयर्स भी इशू कर दिए गए हैं, जो शेयर्स इशू किए गए हैं उसकी फिगर भी हमें कंसीडर करनी है।
शेयर्स कितने, 16 मिलियन शेयर्स इशू किए गए, और एक शेयर कितने में इशू किया गया है, 30 में या 32 में, 30 पे। शाबाश। इशू करते वक्त ये नहीं देखना, एक्विजिशन के टाइम पे आपने देखना है। जी मुझे बता दीजिएगा, 16 348 और 0 480। जी ये 480 फिगर बन रही, 490। 480 सर, ठीक है। अच्छा ठीक है। अच्छा 480 प्लस 226, जज़ाकुमुल्लाह। जी कितने टोटल फिगर है, कैलकुलेट 706। 706। किसी बच्चे को कोई कंफ्यूजन हो, बात समझ में ना आए, आपने मेरे से उसी वक्त पूछ लेना, ये मैं आप ही लोगों के लिए वर्किंग कर रहा हूँ। अच्छा अब हम करते क्या थे, आपको याद होगा इसमें हम एनसीआई की फिगर ऐड कर दिया करते थे। प्रोपोर्शनेट मेथड हो ना, एनसीआई की फिगर ना भी ऐड करें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट फेयर वैल्यू हो तो उसमें हमें एनसीआई की फिगर लाजमी ऐड करनी होती है, और एट फेयर वैल्यू ऐड करनी होती सर है। ठीक है जी, प्रोपोर्शनेट मैं है। रिपीट, अगर प्रोपोर्शनेट मेथड हो, क्योंकि आपको पता है प्रोपोर्शनेट मेथड में एनसीआई की तो गुडविल ही नहीं होती, तो एनसीआई की जब गुडविल ही नहीं है तो फिर इस सिचुएशन में अगर आप एनसीआई की फिगर ना भी ऐड करें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी तरह का कोई इशू नहीं है, ये आसानी से वर्किंग हो जाएगी हमारी। बट अगर आप ऐड कर देते हैं, वेल एंड गुड, ठीक है, तो हमें जरूरत नहीं है इस केस में एनसीआई की फिगर हम ऐड करें। क्लियर हो गया जी। अब मैं इसमें से लेस करने लगा हूं, नेट एसेट्स। अब आपने एक बात याद रखनी है, सिर्फ हम ले रहे हैं पेरेंट्स की फिगर, ग्रुप की फिगर, तो ग्रुप की जितनी होल्डिंग है उतनी फिगर्स हमें कंसीडर करनी है। जैसे शेयर कैपिटल, बिल्कुल उसी तरह से जैसे मैं अकाउंट बनाता हूं वैसे ही ये फिगर, क्योंकि ये स्पेस कम थी तो मैंने इस वजह से अकाउंट नहीं बनाया, स्टेटमेंट बना दी। अगर आप देखें तो मैं इसके बाद भी आपको समझा दूंगा, तो वो आपके लिए आसान है। शेयर कैपिटल टोटल कितना है, 600। इसका कितने परसेंट पेरेंट ने एक्वायर किया, 60, तो इसका 60% लीजिएगा। कितनी फिगर है जी, 360। 360 लेस हो जाएगी। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है जी यहां तक। अच्छा अब नो इसमें सर। हमें फिगर लेनी है प्री एक्विजिशन रिजर्व्स की फिगर। हमें कौन सी फिगर फाइंड आउट करनी है, प्री एक्विजिशन रिजर्व्स की फिगर हमें फाइंड आउट करनी है। अच्छा प्री एक्विजिशन रिजर्व्स के लिए अब मुझे आपको थोड़ी सी वर्किंग करके और आपको मेरा साथ देना होगा, वर्किंग दोनों मिलके करते हैं, ठीक है। अच्छा देखिए मैं आप लोगों के साथ वर्किंग करता हूं, आप लोग थोड़ी सी मेरी मदद कीजिएगा। मुझे फिगर फाइंड आउट करनी है, ब्रॉड डाउन फिगर, बट फिगर मुझे यकम में पे फाइंड, यकम में ही है जी, जी यकम में 2019 पे फाइंड आउट करनी है। अच्छा क्लोजिंग फिगर तो हमारे पास मौजूद है, वो कितनी फिगर है, 31 दिसंबर 2019 पे देखिएगा सब्सिडरी का टोटल रिटेन अर्निंग का बैलेंस कितना मौजूद है, 322। मुझे बताए कोई प्रॉब्लम, किसी भी बच्चे को मेरी बात समझ में नहीं आई वो सवाल पूछ सकता है मेरे से। अच्छा अब हमने एक जब इंफॉर्मेशन पढ़ रहे थे तो पढ़ते हुए हमें डिविडेंड की इंफॉर्मेशन नजर आई थी, वो जरा इंफॉर्मेशन पहले उस इंफॉर्मेशन पे वर्किंग करते हैं। देखिए 5% डिविडेंड एचएल ने भी दिया, केएल ने भी दिया, एचएल सब्सिडरी, केएल एसोसिएट। शेयर कैपिटल सब्सिडरी का 600 का, ऐसा ही है जी, अभी हमने वर्किंग किया 600 का 60%। अच्छा 5% कितना डिविडेंड बन रहा है, 600 का 5%, 5 टाइम्स 30 हो गया ना, 330। 30। जी जी बिल्कुल ठीक होगा जी, एक्सीलेंट। तो डिविडेंड की फिगर 30, ये भी फिगर लिख ली। अच्छा अब देखिए मैं यहाँ पे प्रॉफिट की फिगर मेंशन करने लगा हूँ, पूरे साल का प्रॉफिट नहीं लूंगा मैं, यहाँ पे लेने लगा हूँ प्रॉफिट यकम में से ऑनवर्ड 31 दिसंबर तक का 8 मंथ का प्रॉफिट यहाँ पे लिखूंगा, ताकि मेरे पास बैलेंस प्री एक्विजिशन का
फाइंड आउट हो जाएगा यहाँ पे। फिर यकम में को आ जाएगा ना, क्योंकि मैंने यहाँ पे प्रॉफिट ही कौन सा लिया है, यकम में से ऑनवर्ड 8 मंथ का। अब ये फिगर मेरे पास जो कैलकुलेट होगी ये कौन सी हो जाएगी, एट एक्विजिशन डेट, और एट एक्विजिशन डेट रिटेन्ड अर्निंग का बैलेंस कहलाता है, शाबाश, प्री एक्विजिशन रिजर्व्स का। अच्छा अब क्वेश्चन, जी 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 बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा अब देखें, ये फिगर हमने कैलकुलेट की हुई है, ये फिगर कितनी है 42, तो 42 ये फिगर हमने लिख ली 42 की फिगर। अब टोटल इन दोनों साइड्स का करें, ये फिगर है 352, ये भी फिगर है 352, 352 माइनस 42 डिडक्ट कर दें, प्री एक्विजिशन रिजर्व का बैलेंस 310। किसी तरह की कोई प्रॉब्लम, कोई सवाल है, कोई बात नहीं समझ में आई, मेरे से पूछ लीजिएगा। सबको क्लियर है जी? अब्दुल रहमान साहब, अतीक साहब, साद साहब, जो जो भी बच्चे मौजूद है, अलीजा, फातिमा, सबको क्लियर है? अरहम साहब आपको भी क्लियर है अनस सर। बुखारी, चले जी, जज़ाकुमुल्लाह खैर। अच्छा जी, अब ये बात समझिएगा जी, अच्छा जी, प्री एक्विजिशन रिजर्व्स, प्री एक्विजिशन रिजर्व्स ठीक हो गया जी। जी अरहम साहब, प्री एक्विजिशन रिजर्व्स हमने फिगर कैलकुलेट की है 310, बट इसमें पेरेंट का पोर्शन कितना परसेंट है, 60%। बिलाल साहब बात क्लियर हो गई है, कितने परसेंट है पेरेंट का पोर्शन, 60। बिलाल साहब जल्दी से जरा मुझे कैलकुलेट करके फिगर बताइएगा। 186। 186 बिल्कुल ठीक हो गया बिलाल साहब, अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे, अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। हाँ अच्छा जी, अब नेक्स्ट बिलाल साहब ये देखिए, अब मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है जिसकी फेयर वैल्यू उसकी कैरिंग अमाउंट से ज्यादा है, तो ये फेयर वैल्यू गेन, क्लियर हो गया? अच्छा अब हमें यहाँ पे फेयर वैल्यू गेन भी लिखना है, फेयर वैल्यू गेन ने क्योंकि ऐड नहीं किया, अब टोटल नहीं लिखना हमें, इसका भी 60% के ऊपर हमने 60% इंफॉर्मेशन यूज की हुई है। तो जी मुझे बताइएगा 60 का 60% 36, ये भी फिगर हमने यूज कर लिया। हो गया यहाँ तक? चले जी, अब टोटल, जी जज़ाकुमुल्लाह खैर फातिमा बच्चे, अब कैलकुलेट करके मुझे बताओ गुडविल की फिगर कितनी बन रही है, ये आपकी बैलेंसिंग फिगर है गुडविल की। सही है, फेयर वैल्यू पे डेप्रिसिएशन ही लेंगे। जी वो पोस्ट में रिपोर्ट होती है ना, ये तो हमने प्री के लिए वर्किंग की है। एट द टाइम ऑफ एक्विजिशन जब हम गुडविल कैलकुलेट करते हैं तो वो बैलेंस कंसीडर करते हैं ना, पोस्ट का बैलेंस तो नहीं कंसीडर करते हैं। यस सर, सही हो गया। और ठीक हो गया जी, अब बैलेंस मुझे जल्दी से बताएं जी। अनस बुखारी साहब ने बताया 124 की गुडविल कैलकुलेट हुई है जी, बाकी लोग भी बता दें जल्दी से कि यही फिगर बन रही है जी। यस सर, यही है। जी जी। अच्छा अब इसमें इम्पेयरमेंट लॉस एट द रेट ऑफ, अब वो एडजस्टमेंट है जी हमारे लिए, ये एडजस्टमेंट जो हम सॉल्व करने वाले थे, एट द रेट ऑफ 10%, तो 12.4 इम्पेयरमेंट लॉस की फिगर। जी जी जनाब, बात समझ में आ गई? इम्पेयरमेंट लॉस की फिगर कितनी बनी है, 12.4। यहाँ तक बात करें? जी अब सर, मैं क्लियर है। एडजस्टमेंट में इसको लिखने लगा हूँ, एडजस्टमेंट में हमारी फिगर इम्पेयरमेंट लॉस की ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, इसके बिल्कुल सामने 12.4 इम्पेयरमेंट लॉस एक्सपेंस है, ये मैंने नेगेटिव में बैलेंस लिख दिया इसका। हमारी एक एडजस्टमेंट सॉल्व हो गई, ठीक हो गया जी बच्चे। अच्छा अब नेक्स्ट, इसके बाद अब जो बाकी हमारा क्वेश्चन रह गया उसको भी जल्द से जल्द सॉल्व करते हैं, नमाज का भी टाइम होने वाला है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यहाँ तक बात क्लियर होगी जी? हमने इम्पेयरमेंट लॉस तक की वर्किंग कर ली, ठीक हो गया जी। अच्छा अब
ये एक्सेस डेप्रिसिएशन, इसकी भी वर्किंग यहीं पे कर लेते हैं। देखिए फेयर वैल्यू गेन है 60, जिंदगी रिमेनिंग कितनी रह गई है 8 साल, मल्टीप्लाई बाय, अब कितने मंथ की हमने कैलकुलेट करनी है 8, टोटल साल में कितने महीने होते हैं 12, कैलकुलेट करके बता दीजिएगा मुझे कितनी फिगर आ जाएगा जी जल्दी से। शाबाश, ये फिगर है 5। ये कौन सी फिगर है जी, एक्सेस डेप्रिसिएशन, ये बात क्लियर हो गई थी, एक्सेस डेप्रिसिएशन। अच्छा अब मुझे आप में से कोई बता सकता है कि ये डेप्रिसिएशन हम किस जगह पे चार्ज कर दे, प्लांट है ये सर डेप्रिसिएशन कॉस्ट ऑफ सेल। शाबाश, एक्सीलेंट एक्सीलेंट एक्सीलेंट, कॉस्ट ऑफ सेल्स में ये फीचर है जी। मुझे बताइएगा किसी को कोई प्रॉब्लम, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है किसी भी बच्चे को, कोई ऐसी बात जो मैं समझा ना पा रहा हूँ, सब बातें क्लियर। अच्छा अब इसी के साथ हम एक और कॉन्सेप्ट साथ ही डिस्कस करते हैं। देखिए अदर इनकम की एडजस्टमेंट्स दोनों में सॉल्व करवाने लगे। देखिए डिविडेंड है, ये डिविडेंड की अमाउंट है। अच्छा अब मैं डिविडेंड की अमाउंट यहाँ पे वर्किंग करने लगा हूँ, ये है डिविडेंड। डिविडेंड दोनों कंपनीज ने पे किया है, दो कंपनीज थी, एक है सब्सिडरी, सब्सिडरी है HL और KL एसोसिएट है। अच्छा इसने भी 5% दिया, 5% किसका 600 का, जो कि इक्वलेंट टू 31, बट HL को कितने परसेंट कंट्रोल किया जा रहा है 60%, कितने परसेंट कंट्रोल किया जा रहा है 60%। तो अब इसमें से कितना डिविडेंड पेरेंट को रिसीव होना है जो उसने अपनी अदर इनकम में लिखा हुआ होगा, 30 into 60%, एक्सीलेंट, शाबाश, 18 आ गया सर। बिल्कुल ठीक हो गया जी, बात समझा पाए हो ना। अब इसी तरह से यस सर। खुशी के लिए, खुशी के शेयर कैपिटल की फिगर जरा दोबारा से समझिएगा, वो सॉरी स्क्रीन में थोड़ा सा ना इशू है तो वो जब मूवमेंट में एरर कर जाते हैं। अच्छा जी ये एसोसिएट के लिए शेयर कैपिटल 400, 400 5 into 400 which is equal to, जी मुझे कैलकुलेट करके बताइएगा, 20। 400 का 5% 20, शाबाश। और ये फिगर ML को रिपोर्ट होनी है जी, 20 into 25% जी 5 आ गया जल्दी से बताइएगा, ये फिगर 5 ठीक हो गया जी। अच्छा जी इसके बाद ये टोटल फिगर हो जाएगी 18 प्लस 5, टोटल फिगर हो गई 18 प्लस 5 विच इज इक्वल टू 23। हम इसको यहाँ से डिडक्ट कर देंगे अदर इनकम में से, अदर इनकम में से 23 की फिगर माइनस कर देंगे। ठीक है जी, इंट्रा ग्रुप क्योंकि हमने एसोसिएट की शेयर ऑफ प्रॉफिट में ऐड करनी है और सब्सिडरी के तो हमने सारे प्रॉफिट को इंक्लूड कर दिया, बाकी हम इंशाल्लाह अभी इस क्वेश्चन को बाद में कंटिन्यू करेंगे, नमाज का टाइम हो गया। जज़ाकुमुल्लाह खैर, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिक, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।